चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो पहला अभी तक हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है ना, समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं, समुच्चय का निरूपण क्या होता है, ठीक है, समुच्चय को किस नाम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, ये सब इन सब चीजों के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना क्लास 11th मैथ जो है फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1। अब प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है ना। प्रश्नावली 1.1 के ठीक पहले 5 एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल पे थोड़ा हम लोग जो है फोकस कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, करा समीकरण x² धन x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना है, किस रूप में लिखना है भैया, रोस्टर रूप में लिखना है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, समीकरण x² माइनस प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय, हल समुच्चय किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, मिला कि नहीं मिला, एग्जाम्पल नहीं मिला, ये वाला किताब है, चलिए कोई बात नहीं, अभी वाला कहे थे ना, आपका चलिए ठीक है, मिल रहा उसमें एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, चलिए कोई बात नहीं, मिले ना मिले देखिए सवाल अलग अलग हो सकता है लेकिन नियम तो अलग नहीं ना होगा। नियम तो सभी सवालों पर जो जैसे एक तरह की जो सवाल है उन सभी सवालों पर एक ही नियम लगेगा ना। बस हमको क्या करना है, देखिए रोस्टर विधि क्या होती है हमने आपको बताया है, ठीक है, उस वीडियो में बताया गया, पीछे वाली वीडियो में आप उस वीडियो को चला के देख लीजिएगा कि रोस्टर विधि क्या होती है, रोस्टर विधि से किस तरह हम समुच्चय को निरूपित करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको जानकारी के लिए। देखिए यदि किसी समुच्चय को, या कह लीजिए ऐसा बोलिए कि रोस्टर विधि में, ठीक है, रोस्टर विधि में किसी समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखकर ना, मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक 2 अवयवों के बीच हम कामा का निशान लगा देते हैं। किसका, कामा का। जैसे मान लीजिए अगर 1 से 10 के बीच की हमको सभी संख्याएं, सभी सम संख्याएं, यदि हमको 1 से 10 के बीच की सभी सम संख्याएं रोस्टर विधि से लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे बस मझला पुस्तक बनाइए, 1 से 10 के बीच कितनी सम संख्याएं होती हैं, 2 4 6 और 8 ना, तो 2 लिख लीजिए, अलग अलग 4 6 8, अब पुस्तक बंद कर दीजिए। ठीक है, अब प्रत्येक 2 अवयवों के बीच हम क्या करेंगे, ऐसे कामा लगा देंगे, हो गया रोस्टर विधि। यही है रोस्टर विधि ना। रोस्टर विधि द्वारा किसी समुच्चय के, रोस्टर विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर, ठीक है, प्रत्येक 2 अवयवों को अलग अलग रखने के लिए कर लीजिए कि भाई अच्छा आप कामा नहीं लगाओगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2468 पढ़ देंगे ना, अलग अलग हो गया। ठीक है, हम तो 1 से 10 के बीच की सारी सम संख्याओं का समुच्चय बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2468 बहुत दूर चला गया ना, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करने के लिए कामा लगाया जाता है। कामा क्या करता है, 2 चीजों को अलग करता है ना, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कामा। तो इसी विधि से हमको क्या करना है, इस समीकरण का, समीकरण इतने का हल, ठीक है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी समीकरण का हल क्या होता है ना,
किसे कहते हैं समीकरण का हल? समीकरण का हल क्या होता है बताइए? क्लास 10th में बताया गया होगा आप लोगों को। चलिए देखिए, हाँ, यक्स का वह मान किसी समीकरण में आने वाले चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे वही उसका क्या कहलाता है? हल कहलाता है। तो यही तो हमसे कह रहा है कि समीकरण यक्स स्क्वायर धन यक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल ना समुच्चय, हल समुच्चय माने इस समीकरण का जो हल है उस हल का जो समुच्चय बनेगा। समुच्चय क्या होता है पता है ना? समुच्चय माने क्या? झुंड, बहुत सारी चीजों का गोल, ठीक है, झुंड। तो इनका जो हल का जो समुच्चय बनेगा उस समुच्चय को हमें किस विधि से लिखना है? रोस्टर विधि से लिखना है। बस पहले हम क्या करें? पहला काम क्या हमारा? इसका हल निकालना। पहले ये तो देख ले कि हल क्या है, तो हम लोग हल निकालेंगे इसका। क्या लिखेंगे? चूंकि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? अब इसको चाहे तो आप देखिए, इस समीकरण को हल करने की तीन विधियां होंगी ना। कौन? एक गुणनखंड से हल कर ले, गुणनखंड विधि, नहीं तो सिरदराचार्य लगा दीजिए, ठीक है। मतलब आप कक्षा 10 में ऐसे समीकरणों को हल करने की विधि पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड विधि लगाते हैं। तो ये है अचर पद का गुणा स्क्वायर वाले के गुणांक से करे तो 2 कम 2 आया ना, गुणा करने पर 2 और 1 का गुणा करने पर 2 आ गया। अब इस 2 का ऐसा खंड करिए, इस 2 का ऐसा खंड करिए कि देखिए अचर पद का चिन्ह माइनस है, तो घटाने पर क्या आ जाए? बीच वाले चर का गुणांक आ जाए, 1 आ जाए। तो वही 2 और 1, 2 1 कम 2 भी हो जाएगा, 2 में से घटेगा 1 भी आ जाएगा। सही है ना? माने गुणा करे तो वही गुणनफल मिले, लेकिन दोनों को प्लस या माइनस करें। अब देखिए, प्लस करे कि माइनस करे ये किस बात के ऊपर निर्भर करता है? अचर पद के चिन्ह के ऊपर। अगर अचर पद का चिन्ह माइनस है तो उन दोनों गुणनखंडों को घटाने पर बीच वाला गुणांक आना चाहिए। ऐसा तो आता है ना आप लोगों को करना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा, तो लिखेंगे या यक्स स्क्वायर प्लस कितना? 2x माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0। भाई 2x में से x घटेगा, x ही आएगा ना। हो तो एक लाइन और करके, पता है ना आप लोगों को। चलिए एक लाइन करके दिखा देते हैं ना, ठीक है। बहुत से लोग नहीं ना समझ पाएंगे, तो क्या करते हैं? एक लाइन और बढ़ा देते हैं प्लस। देखिए 2 का हमने क्या किया? गुणनखंड किया 2 और 1, लेकिन दोनों को घटाने पर आया था ना 1, तो बीच में किसका निशान लगाएंगे? जसराज, माइनस का, ठीक है। इंटू यक्स माइनस 2 बराबर 0। चलिए तो लिखेंगे यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 का गुणा करिए 2x प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 1 का गुणा x में x माइनस 2 बराबर 0। अब 2 का क्या बनाएंगे? जोड़ा। पहले 2 का जोड़ा, फिर इन दोनों का जोड़ा कॉमन लेंगे, तो क्या लिखेंगे? इधर से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 हो गया। इधर से ऐसा चीज कॉमन लीजिए कि वहां भी कोष्टक में वही बचे जो यहाँ बचा है, -1। तो यहाँ से हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 0। तो अब बता दीजिए, लिखेंगे एक कोष्टक में x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 2 बराबर 0 ले लीजिए। यहाँ लिखेंगे क्योंकि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू -2। एक हल आ गया, एक हल आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। लिखेंगे पुनः x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 1। ये दूसरा हल आ गया। अच्छा, इस समीकरण के कितने हल होंगे? बस 2 ही होंगे। क्यों? क्योंकि यह एक द्विघाती समीकरण है ना। समझ में आया कि नहीं? यह एक द्विघाती समीकरण है, इसलिए इसके कितने हल होंगे? 2 हल होंगे। आइए चलिए, हमने समीकरण इतना बराबर 0 का हल निकाल लिया, ठीक। अब इस हल का समुच्चय जो बनेगा वो हमको किस विधि से लिखना है? समुच्चय को रोस्टर विधि से। अब हम लोग लिखेंगे अतः हल समुच्चय का रोस्टर विधि, अतः हल समुच्चय को, हाँ, रोस्टर विधि से
रोस्टर विधि से लिखने पर आप कोई नाम दे दीजिए उसको, समुच्चय को कोई नाम दे दीजिए। ए कैपिटल ए, समुच्चय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं, हल समुच्चय क्या मिला हमको? -2 और 1 ना, हाँ। तो पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे ना इसके अंदर। अब अच्छा, इसको अलग अलग करने के लिए कामा लगा दिए, बस हो गया हल समुच्चय ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये बस समझने के लिए था, ठीक है। इसको मतलब नोट नहीं करना है, बस समझने के लिए। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि समुच्चय समझने के लिए थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना। समुच्चय समझने के लिए थ्योरी का समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 2, करा समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। अच्छी एक बात मुझे बताइए, ये जो एग्जांपल 2 है वो किस विधि से लिखा गया है? एग्जाम्पल नंबर 2 किस विधि से लिखा गया है? हाँ, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि या नियम विधि, कुछ भी कह लीजिए ना, 3-4 नाम है इसके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। करा समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। एक क्या है? एक धन पूर्णांक है और अंदर वाला भाग है, ये क्या है? अंदर वाला भाग x स्क्वायर इज लेस देन कितना? 40 यानी 40। x स्क्वायर हमेशा 40 से छोटा होना चाहिए। इतने को ये देखिए, ये किस विधि से लिखा गया है? गुण विधि से। गुण विधि क्या होती है? जब किसी समुच्चय के सभी अवयवों को उनके गुणों के आधार पर, यानी जब किसी समुच्चय के सभी अवयवों के गुणों का वर्णन किया जाए। गुणों का वर्णन अगर मझले कोष्ठक के अंदर इस तरह से लिखा जाए, x सच दैट x करके, ठीक है, हमने उस वीडियो में बताया है। तो x सच दैट x का मतलब क्या है? इसको सच दैट पढ़ते हैं, डबल जो बिंदी है सच दैट पढ़िए, या तो कोलन भी करते हैं इसको। क्या करते हैं? कोलन। लेकिन कोलन पुरानी भाषा है, पुरानी बात है, इसलिए हम उसको नहीं यहाँ पर कहेंगे। हम लोग इसको क्या कहेंगे? सच दैट। सच दैट का मतलब क्या होता है? जैसे सच मतलब इस प्रकार, इंग्लिश में होता है सच माने इस प्रकार, दैट माने तो वह होता है, लेकिन जब दैट कहीं और मतलब इससे ऐसी जगह यूज होता है, इंग्लिश वाले बताएंगे आपको, तो उसका मतलब क्या होता है? की ना, ठीक है। तो सच दैट मतलब जैसे देखिए हम पढ़ रहे हैं x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है ना। जहाँ ये x क्या है? क्या है x? एक बात बताइए हमको, अगर हमको 1 से 10 के बीच की सभी सम संख्याओं को रोस्टर विधि से लिखना हो तो 2, 4, 6, 8 लिखेंगे ना। तो 2 क्या है? इस रोस्टर विधि से लिखे गए समुच्चय का एक अवयव है ना। 4, 6, 8 क्या है? एक अवयव है ना। तो बस इन्हीं अवयवों को किस चर के माध्यम से निरूपित किया गया है? x। यही x है, ये अवयव, यानी रोस्टर विधि से लिखे गए किसी समुच्चय के सभी अवयव को प्रदर्शित करने के लिए इस चर x का सहारा लिया गया है। अर्थात अगर कोई पूछे कि x क्या है, तो हम बताएंगे कि x उस समुच्चय का एक अवयव है। x क्या है? उस समुच्चय का एक अवयव है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी x यानी कि अवयव इस प्रकार है कि, यानी समुच्चय का अवयव इस प्रकार है कि वही अवयव क्या होना चाहिए? एक धन पूर्णांक है। और
जो भी अवयव है उसका स्क्वायर हमेशा 40 से छोटा हो, ऐसा समुच्चय बनाना है ना। कैसा बनाना है? ऐसा समुच्चय बनाना है कि अवयव का स्क्वायर, यानी जो भी अवयव होगा 1 2 3 4 5 6, चाहे जो भी अवयव आप ले लीजिए। मतलब क्या भैया, एक धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट इनफाइनाइट ना, यही तो होते हैं ना धन पूर्णांक। तो इन्हीं धन पूर्णांकों का हमको समुच्चय बनाना है, और ये जो समुच्चय है उसमें जो भी अवयव आएगा उस अवयव का स्क्वायर हमेशा 40 से छोटा होगा, ऐसा मतलब रोस्टर विधि से लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि समुच्चय को किस विधि से, हाँ, रोस्टर विधि से लिखने पर, तो जब रोस्टर विधि से लिखेंगे तो उसको कोई नाम दे देते हैं ना, समुच्चय का कोई ना कोई तो नाम होता है, ठीक है ना। तो नाम हमने क्या दे दिया? ए, समुच्चय ए। तो समुच्चय ए बराबर क्या होगा बताइए? तो अवयव इस प्रकार होना चाहिए कि आपका अवयव एक धन पूर्णांक हो, तो पहला धन पूर्णांक 1 होता है। अब ये चेक करते भी चलिए कि क्या उसका स्क्वायर 40 से छोटा ही है कि नहीं। अगर 40 से छोटा नहीं है तो मतलब हम ज्यादा जा रहे हैं ना। तो चलिए पहले 1 लेते हैं। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो 40 से बहुत छोटा है। फिर उसके बाद 2 चेक कर लीजिए, स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए, ऐसा धन पूर्णांक लीजिए यहाँ पर कि उसका स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं देख के ढंग से बनाओ। उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 7 8 होगा कि नहीं? ये दोनों नहीं होंगे, अभी हम समझा दे रहे हैं, मिटा देंगे इसको, ये केवल मतलब भरमाने के लिए बता रहे थे ना। तो 7 क्या है तो एक धन पूर्णांक है, क्या एक धन पूर्णांक, लेकिन उसका स्क्वायर जब करेंगे भैया तो वो 40 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 7 नहीं होगा। जब 7 नहीं होगा तो उसके आगे की जितनी भी संख्या है सब नहीं होगी, ठीक है, यानी ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। बस ये हो गया, समझ में आया कि नहीं। इसी तरह तीसरा एग्जांपल है, समुच्चय बराबर 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस विधि से लिखना है? अभी तक हमने क्या बताया, हमने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? किसी समुच्चय को चाहे वो किसी भी भाषा में कहते हमसे, चाहे वो समीकरण दे दे, जैसे एग्जांपल नंबर 1 में था, उस समीकरण के हल समुच्चय को हम रोस्टर विधि से लिखना बताया। या इस तरह का कोई गुण समुच्चय इस भाषा में दिया गया हो, कोई सवाल इस तरह का कोई सवाल दिया गया हो, उसको हम कैसे रोस्टर विधि में कन्वर्ट करेंगे, ये हमने पढ़ा, ठीक है। आगे तीसरा एग्जांपल हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि रोस्टर विधि से कैसे हम गुण विधि को लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रश्न ऐसा हो कि उसमें समुच्चय को किस भाषा में लिखा गया हो, कुछ विधि से लिखा गया हो, रोस्टर विधि से लिखा गया हो, यानी सूची विधि से लिखा गया हो, यानी सारणीबद्ध विधि से लिखा गया हो, यानी तालिका विधि से लिखा गया हो, चारों नाम एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से लिखे गए समुच्चय को अब कैसे हम लोग गुण विधि यानी समुच्चय निर्माण विधि से कैसे हम लोग प्रकट करते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल इस पर है, एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए देखिए, करा समुच्चय ए बराबर समुच्चय ए बराबर 1 4 9 16 25 डॉट 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 ऐसे करके है, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। बंद करा दूसरा।